नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि बिहार में हलचल तेज है और बिहार में आज नीतीश युग का समापन होने जा रहा है। नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और बिहार को नया मुख्यमंत्री भी मिलने जा रहा है। तो देखिए, ऐसे में कई तरह के सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सवाल ये भी कि आखिर नीतीश कुमार ने क्या कुछ शर्तें रखी हैं और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या निशांत कुमार राजी हो गए हैं, क्या निशांत कुमार मान चुके हैं। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ डिकोड करके इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी जी, धन्यवाद जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज बिहार के लिए वाकई में एक महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा दिन है और आज बिहार में नीतीश युग का समापन होने जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं, इसको आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, नीतीश युग जिसे आप कह रही हैं, उसको थोड़ा और बड़ा करके हम देखने की कोशिश करें तो बिहार में मंडल युग जो 36 सालों से चल रहा था, हमें उसकी बात करनी चाहिए। नीतीश कुमार एक एक्सटेंशन थे उस राजनीतिक दौर के, जिस राजनीतिक दौर की बुनियाद वीपी सिंह ने रखी थी मंडल कमीशन के साथ 1990 में, और उसकी पहली फसल लालू प्रसाद यादव ने काटी थी। लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय के सहारे जो फसल काटी थी, अब वो सामाजिक न्याय वाला तबका आर्थिक और राजनीतिक न्याय की मांग करने लगा था, और वो आर्थिक और राजनीतिक न्याय की मांग बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियों को भी विकट बना रही थी और बिहार की सामाजिक संरचना और सामाजिक ताने बाने को भी कहीं ना कहीं से प्रभावित कर रही थी। और जब नीतीश कुमार आए तो नीतीश कुमार ने एक साथ कई सारे मोर्चे पर बिहार में लड़ने की कोशिश की। बिहार की सामाजिक परिस्थितियों के मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के मोर्चे पर, जातिवादी ताकतों को कंट्रोल करने के मोर्चे पर, हर मोर्चे पर नीतीश कुमार ने जो एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश की, और इसी का परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार कभी भी बिहार में बहुमत के साथ मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये एक हिस्ट्री के तौर पर लिखा जाएगा कि नवीन पटनायक अकेले दम बहुमत पा गए, ज्योति बासु अकेले दम बहुमत पा गए। नीतीश कुमार के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनता ने नीतीश कुमार को अकेले बहुमत दिया हो, लेकिन अनवरत रूप से 21 सालों से नीतीश कुमार का शासन चलता रहा। यानी कि ये वाला सपना मुख्यमंत्री जी का अधूरा रह गया। अब इसे सपना कहें या जो कहें, मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार एक बार भी बहुमत से आ गए होते, जिस वक्त वो बहुमत से आ जाते, अगली बार वो विदा हो जाते, क्योंकि बहुमत से आने के बाद नीतीश कुमार के अंदर वो राजनीतिक कॉन्फिडेंस भी आ जाता कि हम अकेले ही चुनाव लड़ लेंगे। बहुमत से वो थोड़े पीछे रह गए थे, 115 सीटों पर थे, और उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम अकेले लड़ सकते हैं। और 2014 के लोकसभा चुनाव में रिस्क उन्होंने उठा भी लिया था और उसका परिणाम उन्होंने देखा। अब चूंकि वो लोकसभा चुनाव था, वो परिणाम उनकी सत्ता के लिए घातक साबित नहीं हुआ, लेकिन एक सबक जरूर दे गया कि बिहार की सामाजिक संरचना में अकेले बहुमत की उम्मीद करना कम से कम नीतीश कुमार के बूते के बाहर की चीज है। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के वोटर्स के बड़े तबके के लिए स्वीकार्य बने रहे। उन वोटर्स के लिए भी स्वीकार्य थे जो राष्ट्रीय जनता दल को पसंद करते थे, उन वोटर्स के लिए भी स्वीकार्य थे जो राष्ट्रीय जनता दल को नापसंद करते थे, उन वोटर्स को भी स्वीकार्य थे जो बीजेपी को पसंद करते थे, और उन वोटर्स को भी स्वीकार्य थे जो बीजेपी को और आरएसएस को नापसंद करते थे। तो ये एक बिहार में परिस्थितियों के मुख्यमंत्री वाली जो स्थिति रही नीतीश कुमार के लिए, उसे जितने लंबे समय तक वो अपने पक्ष में भुना सकते थे भुनाते चले गए। और मुझे अब भी लगता है कि 10,000 वाली स्कीम अगर वो नहीं लाए होते तो आज भी मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाने वाला कोई नहीं होता। वो 150 सीटों के साथ सत्ता में आते। 150 सीटें तो देखिए, 150 सीटें तो नीतीश कुमार को आ रही थी बिना 10,000 स्कीम के, ये तो सबको पता था। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक इस बात से इनकार नहीं कर रहा था कि नीतीश कुमार को बहुमत नहीं मिल रहा है। तो 150 सीटों वाले नीतीश कुमार अगर होते तो बिहार में सत्ता से नहीं जाते।
ये सत्ता मुझे से लग रहा नहीं है जाते और परिस्थितियां आज कुछ अलग होती, कुछ अलग होती। जी। कुछ अलग होती। देखिए, लेकिन हमने भी पता लगाया है बिहार में कि क्या कुछ चल रहा है। रात भर हलचल तेज रही है और रात में तो कई सारी बैठकें भी हुई हैं, और सिर्फ बैठक नहीं, अगर हम सुबह की बात करते हैं तो सुबह में भी खूब हलचल दिख रही है। सीएम हाउस में नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। अंदर की खबर क्या कुछ आ रही है, क्या कुछ तय हुआ है, कहां कहां पर खिचड़ियां पकाई गई हैं? देखिए, अंदर की खबर तो पूरी तरह से बाहर नहीं आ रही है, लेकिन जो जी। थोड़ी बहुत चीजें छन कर आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम्म। पहली ये कि निशांत की इच्छा बताई जा रही है कि वो चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड बाहर से समर्थन दे। ज्यादातर विधायक भी उनके साथ थे। अब हम्म। स्वाभाविक है कि जो 85 विधायक है उसमें 72-73 को तो मंत्री बनना नहीं है। हद से बिल्कुल। हद 8 से 12 विधायक मंत्री बनेंगे किसी भी हम्म। सूरत में। बिल्कुल। तो ज्यादातर विधायक इस पक्ष में थे कि नहीं, बाहर से ही समर्थन दिया जाए। लेकिन बाहर से समर्थन देने का नतीजा यह होता कि पहले ही दिन से गठबंधन में गांठ की खबर पड़ जाती, और गठबंधन के गांठ की नींव जब पड़ जाती है तो हम जैसे खबर नवीसों के लिए, पत्रकारों के लिए तो एक अच्छी परिस्थिति होती, इसमें तो कोई दो राय बिल्कुल। नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एनडीए के लिए सरकार पहले दिन से असहज स्थिति में होती, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े जैसी स्थिति सम्राट चौधरी या उनकी जगह जो भी मुख्यमंत्री बनकर आएंगे उनके लिए होती। हम्म। तो एक तो परिस्थिति यह थी कि निशांत को तैयार किया जाए, जेडीयू को सरकार में शामिल होने के लिए तैयार किया जाए। दूसरी परिस्थिति यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का वो कथित दबाव कि सम्राट चौधरी को आप नेता चुने, इस दबाव को लेकर भी दिल्ली से पटना तक गतिविधियां तेज रही। और बिल्कुल। सम्राट चौधरी के साथ क्या है, देखिए, हम जब चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हमें दोनों पक्षों की चर्चा करनी चाहिए। सम्राट चौधरी के पक्ष में जो बात जाती है और सम्राट चौधरी के विपक्ष में जो बातें जाती है। सम्राट चौधरी के पक्ष में जो बात जाती है वो एक बात तो तय है कि बिहार के सबसे अनुभवी मंत्री सम्राट चौधरी हैं। बिल्कुल है। हम लोगों ने जब 10वीं पास नहीं की थी, हाई स्कूल का मुंह नहीं देखा था, उस वक्त सम्राट चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर थे राबड़ी देवी की सरकार में। राबड़ी देवी की सरकार में 99 में सम्राट चौधरी मंत्री बने थे। जी। आज 99 में मंत्री रहे लोग, 99 या उसके उस दौर में या उसके पहले मंत्री बने कितने लोग बिहार सरकार में हैं? एक खुद नीतीश गायब हो कुमार गए है, हैं एक नीतीश बिहार कुमार है, एक विजेंद्र यादव है और एक सम्राट चौधरी है, चौथा कोई नहीं है। हम्म। पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक नेता आप बता दीजिए जो अनुभव के मामले में सम्राट चौधरी से ऊपर हो, नहीं मिलेगा। तो एक सम्राट चौधरी के साथ 3 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। दूसरा, 4 अलग अलग पार्टियों में काम करने का अनुभव, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी। इसके अलावा आप थोड़ा और आगे बढ़ करके देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बकायदा ग्रूम किया है, इस बहुत मेटिकुलसली ग्रूम किया गया है, बहुत करीने से उनको ग्रूम किया गया है। संगठन की जिम्मेदारी, विधानमंडल की जिम्मेदारी, उसके बाद राज्य में नीतीश कुमार का डिप्टी बनाया गया, डिप्टी सीएम बनाकर, और हर तरह से मैसेज दिया गया कि सम्राट चौधरी की ग्रूमिंग हो रही है। जैसे एक दौर में दिग्विजय सिंह के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था मध्य प्रदेश में, तो उमा भारती को ग्रूम किया गया था। उमा भारती को युवा मोर्चा से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कैबिनेट में जगह दी, उनकी ग्रूमिंग की, हर तरह से उनको ग्रूम किया गया। तब उनको आगे लाया गया, सीधे नहीं लाया गया था, राज्य मंत्री बनाया गया, फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया, तब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के सामने खड़ा किया गया। उमा भारती ने भाजपा को 3/4 बहुमत से सत्ता दिलाई। उस वक्त दिग्विजय सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन बिहार के मामले में ध्यान रखिए कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है। ये एक बड़ा फैक्टर है जिस चुनौती से भारतीय जनता पार्टी को जूझना है। ये स्थिति है। तो रात भर का जो घटनाक्रम आप कह रही है जी। उसमें एक तरफ बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी की स्वीकार्यता कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर कवायद चली है। दूसरा, जनता दल यूनाइटेड को कैबिनेट में शामिल होने के लिए तैयार कैसे किया जाए, खासकर जो मिनिस्ट्रियल एस्पिरेंट जो भी है उन सब के अंदर बेचैनी थी कि ये ठनठन गोपाल वाली स्थिति हो जाएगी, नहीं जाएंगे कैबिनेट में। तो ये सब कवायद रात भर चली है और इस कवायद का नतीजा आप कुछ देर में दिख जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने यहाँ भी सावधानी बरती है, ये ध्यान रखिए। नीतीश कुमार ने सावधानी बरती है, वो कैसे? नीतीश कुमार ने कैबिनेट बुलाई 11 बजे,
वो कैबिनेट की बैठक के बाद सीधे राजभवन जा सकते थे। और आज तक हम लोगों ने देखा है कि नीतीश कुमार को जब इस्तीफा देना रहा है, उन्होंने 1 मिनट की देरी नहीं की है। चाहे वो गैसल रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया हो, या जीतन राम मांझी को बनाने के वक्त मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया हो। आज देखिए, कल से खबर चल रही थी कि 2 बजे दिन में भाजपा विधायक दल की बैठक है। आपने देखा होगा कि 2 बजे दिन में शिवराज सिंह चौहान ऑब्जर्वर की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, और उसमें भाजपा अपने विधायक दल के नेता का ऐलान करेगी। मतलब पर्ची खोली जाएगी, जो दिल्ली से पर्ची आएगी वो पर्ची खोली जाएगी। नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इस्तीफा हो जाए और बॉल पहले ही राजभवन के कोर्ट में चली जाए। राजभवन के कोर्ट में जब बॉल चली जाए और उसके बाद भाजपा सम्राट की जगह किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दे, ये अंदेशा नीतीश कुमार को था। लिहाजा नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक तो 11 बजे की है, लेकिन राजभवन जाने की टाइमिंग तय की है भाजपा के नेता के चुनाव के बाद की। बिल्कुल डाल तो पात पात वाली स्थिति है। संवैधानिक स्थिति तो यही है, नीतीश कुमार बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री है। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक राज्यपाल के हाथ में बॉल जा ही नहीं सकती है कि वो नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करे। बिल्कुल। तो अच्छा, खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार ने कोई शर्त रखी है। देखिए, शर्त के बारे में खबर तो सम्राट चौधरी को लेकर ही है कि सम्राट चौधरी को वो बनाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने वाली शर्त के पीछे जनता दल यूनाइटेड की अपनी राजनीति है, जेडीयू की। जी वो कैसे, जेडीयू की राजनीति कैसे? जेडीयू आई कैसे थी? जेडीयू आई थी कोई लौकुश समीकरण के सहारे नहीं आई थी, ये ध्यान रखिएगा। जेडीयू आई थी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर बिहार की सत्ता में आई थी। उस वक्त नीतीश कुमार सिर्फ लौकुश समीकरण के नेता नहीं थे। लौकुश समीकरण तो समता पार्टी बनी थी, उस समता पार्टी की बुनियाद रखने के लिए एक सांकेतिक तौर पर बिहार की जनता के बीच की एक चारा फेंका गया था कि हाँ, एक मजबूत वोट बैंक जेडीयू के यानी समता पार्टी के पास भी है, जो जेडीयू का पुराना फॉर्मेशन था। उसके आगे जो सत्ता मिली उसमें आप देखिए, क्या कोई लौकुश समीकरण जैसा कोई जिक्र आपको दिखा था? वो तो नीतीश कुमार थे, उनके साथ सुशील मोदी थे, भाजपा और जेडीयू के दूसरे लोग मंत्री थे। उपेंद्र कुशवाहा तक मंत्री नहीं थे उसमें। लौकुश समीकरण सांकेतिक तौर पर था कि हाँ, बिहार में लालू यादव का जो ग्राफ गिरा उसमें नीतीश कुमार का ग्राफ उठता चला गया। कुछ लालू यादव के अपने क्रियाकलाप थे, राजद के अपने क्रियाकलाप थे, और कुछ नीतीश कुमार की जो बहुत मेटिकुलस ग्रूमिंग की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, जॉर्ज फर्नांडिस ने जो ग्रूमिंग की गई कराई थी, उसका योगदान था। रेलवे मिनिस्टर बनाया गया सबसे पहले उनको, क्योंकि रामविलास पासवान रेलवे मंत्री बन के लोकप्रिय हो चुके थे बिहार में। तो नीतीश कुमार को रेल मंत्री बना करके मौका दिया गया कि आप अपनी पैन बिहार छवि लौकुश समीकरण से आगे बढ़िए, तभी आप विकल्प बन सकते हैं। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री के तौर पर जो काम किया, मैं मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के सबसे शानदार मंत्रियों में से नीतीश कुमार थे। आज भी आप संसद के पुराने भाषण देखिए, जब नीतीश कुमार सांसद हुआ करते थे नरसिम्हा राव के जमाने में, बिल्कुल, जब गरजते थे सदन के भीतर, गजब का माहौल होता था। असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं। नीतीश कुमार के बोले गए किसी शब्द को स्पीकर ने कहा हो कि इसको कार्यवाही से हटा दीजिए, मुझे नहीं लगता कि ये नौबत कभी आई होगी। बिल्कुल, जी। शब्द पर कमांड था, भाषा पर कमांड था, सब कुछ था। तो नीतीश कुमार के पक्ष में वो सारी चीजें बनती चली गई। और उसके बाद जब नीतीश कुमार को सत्ता मिली, उन्होंने सबसे पहले जो चीज इंश्योर की वो यही की कि पिछड़े वर्गों के बीच का जो राजनीतिक विभाजन है वो लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच ही बना रहे, वो आगे नहीं जाए। बिल्कुल। यादव समाज के नेता लालू यादव हो गए। शुरू में वो गरीबों के नेता थे, फिर पिछड़ों के नेता बन गए, और फिर उसके बाद यादवों के नेता बन गए। जी। ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार को देखिए, कुर्मियों के नेता नीतीश कुमार कभी नहीं कहे गए। कुर्मी समाज से आते थे, लेकिन कुर्मियों के नेता नहीं कहे गए। लौकुश के नेता जरूर कहे गए नीतीश कुमार जी, वो भी बहुत मजबूती से नहीं कहे गए। लेकिन गैर यादव पिछड़ों के नेता के तौर पर नीतीश कुमार ने 2003-04 से लेकर 2006-07 के बीच में अपनी पकड़ बनाई।
अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि जो सबसे मजबूत चंक है बिहार में अति पिछड़ा, जो एक बहुत बड़ा सोशल ग्रुप है, 36.5% के करीब उसकी आबादी है, उसमें 12.5% के करीब अल्पसंख्यक अति पिछड़ा है और 24% के करीब हिंदू अति पिछड़ा है। हो सकता है कि आधा 1% इधर उधर हो, लेकिन जो मेरी जानकारी है। तो इस 24% हिंदू अति पिछड़ा में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाना चाहती थी। नरेंद्र मोदी को भी सामने लेकर आई कि वो अति पिछड़ा है, जबकि गुजरात में कोई ऐसा पिछड़ा अति पिछड़ा का विभाजन नहीं है जी। नरेंद्र मोदी जिस समुदाय से आते हैं, बिहार में लोग तेली समाज से रिजेंबल करते हैं और 2011 में नीतीश कुमार ने उस समुदाय को अति पिछड़ा की कैटेगरी में डाल दिया। अब बीजेपी अपना क्लेम उधर अति पिछड़ा वोट बैंक की तरफ कोशिश करने लगी कि बढ़ाए। दूसरी तरफ कुशवाहा समाज के साथ पिछले लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के कोर वोटर की टकराहट है, वो 2005 के पहले की परिस्थितियों की याद दिलाते हुए दिखी जी। आप देखिए, साउथ वेस्ट बिहार में एनडीए साफ हो गया। पाटलिपुत्र, जहानाबाद, औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर, इसके बाद आपको आरा, काराकाट, ये सारी लोकसभा सीटें एनडीए हार गई। एक सीट जेडीयू हारी, एक उपेंद्र कुशवाहा हारे, बाकी 5 की 5 बीजेपी हारी। और उस पूरे हार की जड़ में कोई एक चीज थी, तो वो कुशवाहा बनाम अपर कास्ट की स्थिति थी। सीवान में पहले कुशवाहा बनाम अपर कास्ट है, थोड़ा थोड़ा उसका रिफ्लेक्शन चंपारण और तिरहुत में भी दिख जाता है जी। समस्तीपुर में भी पहले से दिखता है, चूंकि अपर कास्ट बहुत बड़ा चंक वहां नहीं है, तो उस तरह से नहीं दिखता है। लेकिन सम्राट चौधरी आगे आएंगे तो क्रेडिट किसे मिलेगा? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने लॉ के बाद कुछ को सत्ता सौंपी। आज पूरे बिहार में यही मैसेज है कि बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा से नहीं, नीतीश कुमार की कृपा से बन रहे हैं। नीतीश कुमार की कृपा से। और चर्चाएं ये भी है कि यही शर्त नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने भी रख दी है कि जब तक सम्राट के नाम पर मुहर नहीं लगेगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो क्या अभिषेक जी, इसको हम लोग तय माने कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही होने जा रहे हैं? लॉक कर दें इस बात को हम लोग? देखिए, अब आपका, चूंकि ये तो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपका वीडियो कितने बजे लगेगा वो आप तय करेंगे टाइमिंग, लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद 12:30-1 बज रहे हैं जी। और इस वक्त तक भाजपा विधायक दल की बैठक हुई नहीं है। जेडीयू ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई नहीं है, जबकि कल चर्चा थी कि उसकी भी 12:30 बजे होगी। तो इस वक्त आपको बीजेपी विधायक दल की बैठक में अगर बीजेपी खेल करना चाहे, मैं एक हाइपोथेटिकल बात आपके सामने कर रहा हूं, बीजेपी हो सकता है विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुन ले, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपना नेता चुन ले सम्राट चौधरी को। लेकिन फिर एनडीए की बैठक में एनडीए के विधानमंडल दल की बात करें, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लूप होल निकालने के लिए तो बहुत कुछ है बीजेपी के पास। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख रही है कि इतना सपाट है, ये इतना सपाट हो जाए इसकी गुंजाइश अब बढ़ गई है, लेकिन इतना सपाट के हो जाएगा, जब हो जाए तभी हम मानेंगे। याद रखिए, आज अम्बेडकर नहीं, अभी आपने कहा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था कि अगर बीजेपी खेल करना चाहे तो खेल कर सकती है। क्या खेल कर सकती है बीजेपी, अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर अभी बात करें? देखिए, कई सारे राज्यों में सिंगल हाउस वाली असेंबली है, विधानमंडल है, विधानसभा वाला। बिहार में द्विसदनात्मक है, विधानसभा विधान परिषद। हम विधानमंडल दल का नेता बिहार में चुनने की बात करते हैं। हो सकता है कि अगर बीजेपी की इच्छा यदि हो, मुझे नहीं पता, अगर बीजेपी की इच्छा हो कि नीतीश कुमार को यहां भी बाईपास करना है, हो सकता है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में सिर्फ विधानसभा वाले लोगों को बुलाकर नेता चुन ले। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर बाहर में प्रचारित कर देखिए, हमने तो विधानसभा में अपना नेता चुन लिया। और फिर विधानमंडल दल की बैठक एनडीए के साथ कलेक्टिव रूप से साझे तौर पे बुला के उसमें विधानमंडल का नेता चुनवाए। आपको एक चीज मैं याद दिलाता हूँ जी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो राज्यसभा के सांसद थे, याद है? बिल्कुल। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त लोकसभा में कांग्रेस के नेता तो प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बन गए तब सुशील कुमार शिंदे थे। मनमोहन सिंह कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, लोकसभा वालों के नेता मनमोहन सिंह नहीं थे, क्योंकि लोकसभा के सदस्य नहीं थे। जी जी जी।
तो बीजेपी इस बीच पे लूप होल निकालने की कोशिश, यदि उसको सम्राट चौधरी को नहीं बनाना होगा, नीतीश कुमार की जिद के बावजूद भी नहीं बनाना होगा, तब इस तरह के खेल कर सकती है कि नीतीश कुमार को झांसे में रखने के लिए, चलिए भाई हमने विधायकों की बैठक बुलाई और सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया। तो सम्राट चौधरी तो पहले से नेता है, दोबारा नेता चुने जाने की क्या जरूरत है, 4 महीने पहले ही चुने गए। बिल्कुल 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 जी। और फिर जब नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाए तब अपना विधानमंडल दल का नेता तो फिर चुने। खेल हो जाएगा, ये राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही होने जा रहा है, ये मैं कतई नहीं कह रहा, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी क्या अब भी कोई खेल कर सकती है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये एक लूप होल यहाँ पर है, लेकिन नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल जी जी। नीतीश कुमार खुद विधान परिषद वाले हैं, खुद विधानसभा में विधायकों के नेता नहीं है, वो विधानमंडल दल के नेता हैं, उनके साथ भला ये खेल कैसे कोई खेल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा के नेता और विधानमंडल के नेता के बीच वाला खेल जो है, उसी के बूते तो नीतीश कुमार पिछले 21 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे अच्छा, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री कोई ऐसा चेहरा भी बन सकता है जिस चेहरे के बारे में किसी ने चर्चा ही नहीं की हो, जिसका नाम सुन के सभी चौंक जाएं? क्या वैसी भी परिस्थिति बन सकती है, आपको बनते हुए दिखाई दे रही है? अब इसकी संभावना मुझे कम दिखाई दे रही है। कम दिखाई दे रही है इसलिए कि नीतीश कुमार ने इस्तीफे की टाइमिंग ही जब बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद तय कर ली है, तो उसके बाद इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि भाजपा ने नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ अगर नेता चुना और नीतीश कुमार ने कह दिया, निकल गए फिर कहीं हाजीपुर आरा निकल गए घूमने फिरने के, तो मुख्यमंत्री हमने कब कहा था कि इस्तीफा देंगे? हमने तो कभी नहीं कहा था। हमने तो कभी नहीं कहा था। कौन सा संविधान उन्हें रोक देगा, कहेगा कि नहीं आप आके जबरिया इस्तीफा दीजिए? कोई नहीं कह सकता है। तो ये गुंजाइश अब होने मुझे दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएगी, ये तय है, लेकिन बीजेपी को एक राजनीतिक खतरा भी नजर आ रहा है कि सम्राट चौधरी अगर बनते हैं मुख्यमंत्री, फिर उत्तर प्रदेश में वोटर के बीच जो कहा जाता है कि नहीं अगले चुनाव में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चुना जाएगा, और केशव प्रसाद मौर्य भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से सम्राट चौधरी है, बिल्कुल। फिर यूपी के वोटर को ये झांसा देना मुश्किल हो जाएगा कि चुनाव के बाद केशव की लॉटरी भी लग सकती है। और फिर मंडल और जाति आरक्षण और तमाम मुद्दों को लेकर फिर अखिलेश यादव अपना पीडीए का घोड़ा लोकसभा की तुलना में ज्यादा मजबूती से दौड़ाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि एक बात तो तय मानिए, जो 5.5-6% के करीब कुर्मी समाज है उत्तर प्रदेश में, नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही ये तय हो गया है कि बहुत मजबूती से अखिलेश यादव उस कार्ड को भुनाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सम्राट चौधरी के बाद कुशवाहा कार्ड को भी वो भुनाएंगे कि वहां बना दिया गया, यहाँ का रास्ता बंद हो गया। बिल्कुल हाँ। तो ये बीजेपी को पता है कि उत्तर प्रदेश में उसके लिए परिस्थितियां अब ज्यादा मुश्किल होंगी। ये तो कह नहीं सकती कि मैंने बिहार में मुख्यमंत्री बना दिया है तो उत्तर प्रदेश में आप वोट दे दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति तो जब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है तब तक अगड़ा बनाम पिछड़ा में डिवाइड करने की कोशिशें चल रही है, और लोकसभा चुनाव में वो काफी हद तक सफल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सम्राट चौधरी के बनने के साथ बंगाल में भी आप देखिए, जहां अभी आप मौजूद हैं चुनाव में, बंगाल में बहुत बड़ा दलित वर्ग है, एससी समाज की, अनुसूचित जाति समाज की बहुत बड़ी आबादी है। बंगाल में भी सम्राट चौधरी के चेहरे के साथ कोई सिंबॉलिक मैसेज दिया जाएगा वो मुझे नहीं लगता। हाँ ये जरूर है कि कुर्मी समाज के जो भी लोग बिहार के बंगाल में होंगे वो नीतीश कुमार को हटाए जाने के बाद वहां पर बीजेपी के साथ जाने की सोच भी रहे होंगे तो ममता बनर्जी के साथ चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। निराशा है, निराशा है। हो जितनी भी संख्या हो वो चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस खेल से कुछ हासिल हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस खेल से कुछ हासिल हुआ है। और सबसे बड़ी चुनौती जो बीजेपी के सामने है वो यही है कि अपने कोर वोटर अपर कास्ट और कुशवाहा समाज के बीच जो सोशल कॉन्ट्राडिक्शंस है उसको कैसे टालेगी। इसी कुशवाहा और नागी समाज जो एक बड़ा कलेक्टिव ग्रुप बन जाता है 4-5% का, उसी से जगदेव प्रसाद आते थे, जगदेव बाबू, और उनको लेकर किस तरह की एक खाई मध्य बिहार में खिंच गई थी, जबकि जगदेव बाबू सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन किस तरह की एक सामाजिक खाई बन गई थी वो आज तक विद्यमान है।
जो स्थिति आप देख रही है बिहार के अंदर, वो बिल्कुल स्थिति जी। थोड़ा और आगे बढ़ सकती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि बीजेपी इससे पार पाए। नीतीश कुमार के साथ जो प्लस पॉइंट था, उनकी कमजोरी ही उनकी ताकत थी। प्रशांत किशोर एक बात मैं अक्सर याद रखता हूं, मैं आखिरी बात कह रहा हूं आपसे। जी जी। वो कहते हैं कि लालू यादव अपनी स्ट्रेंथ पर पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी ताकत। नीतीश जी, कुमार अपनी वीकनेस पर पॉलिटिक्स करते हैं। वीकनेस से पॉलिटिक्स शुरू करते हैं, बिल्कुल। नीतीश जब कुमार आपको की लगता है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, हार गए हैं, तब तब आपको नीतीश कुमार चौंका देते हैं। हाँ, हुँ, क्रिकेट से तुलना करें तो नीतीश कुमार को मैं ब्रायन लारा नहीं मानता, लेकिन स्टीव वॉग जरूर मानता हूं। जो अच्छा, जी। टेल एंडर के साथ जो नीचे के बैट्समैन होते हैं बॉलिंग करने, उनके साथ किसी के साथ हुँ, 50 रन, किसी के साथ 30 रन की पार्टनरशिप करके हुँ, वो 11,000 रन तक बना के ले गए स्टीव वॉग टेस्ट करियर में अपने। हुँ, वो उनको मैं ब्रायन लारा नहीं मानता, नीतीश कुमार को स्टीव वॉग ही मानता जी, हूं। कारण क्या है कि उनके हाँ, समुदाय की टकराहट किसी के साथ नहीं थी। हुँ, बेलछी कांड के अलावा एक भी ऐसा दूसरा उदाहरण बिहार में नहीं मिलेगा नहीं है, जिसमें नहीं कुर्मी है। समाज की कोई टकराहट किसी दूसरे समुदाय के साथ कहीं हुँ, खुले तौर पर देखी गई। बिल्कुल। ये एक बहुत मतलब बड़ा ऐसी कारण रहा। वो बिल्कुल, यूएसपी सम्राट चौधरी की ऐसी बिरादरी के साथ नहीं शख्सियत बनेगी। है नीतीश कुमार की हाँ, ये कि यूनिक। नीतीश कुमार एक इमोशन है, एक जज़्बात है, जो जी, हर बिहारी से जुड़े हुए हैं। यानी कि जी, जो कहा जाता है कि यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर नीतीश कुमार। आप पसंद करिए, ना पसंद करिए, अलग बात है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को आप नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप कुछ पल का और इंतजार अभिषेक जी, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पिक्चर साफ हो जाएगी कि बिहार का भविष्य आगे किसके हाथ में होने जा रहा है। देखिए, बिहार का भविष्य किसके हाथ में होगा इतना तय है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा। बिल्कुल, भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी की चुनावी सफलता का एकमात्र जो मूल मंत्र है, खासकर मोदी शाह के जमाने में, वो हम्म, बीजेपी किसी न किसी तरह से सोसाइटी को कम्युनलाइज करने की कोशिश करती है। हम्म, हम्म, और कम्युनलाइज करने की कोशिश कैसे करती है कि जनता के ज्यादातर बड़े हिस्से को कम्युनल लाइन पे खड़ा किया जाए। हम्म, बिहार के अंदर वो गुंजाइश सबसे पहले खत्म हो जाती है। खत्म इसलिए हो जाती है कि बिहार में आप किसी को, आप सोचिए, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री इतने दिनों तक रहे, नरेंद्र मोदी की जाति तेली है, गुजरात में जी, कभी ये मुद्दा नहीं बना। कभी नहीं। नरेंद्र मोदी आए, यूपी बिहार में खासकर यूजीसी वाले एक्ट के बाद आप सोशल मीडिया को देखें, हम्म, मैं कोई किसी की जाति बताता है मैं उसके विरोध में नहीं हूं। हम्म, मैं खुद समाज शास्त्र की पढ़ाई किया हूं ठीक ठाक ढंग से, और हम्म, मुझे पता है कि जातीय चेतना समाज के अलग अलग हिस्सों में होती है। बिल्कुल जी। लेकिन ये मुद्दा बन जाएगा कि नरेंद्र मोदी किस जाति से आते हैं, हम्म, वो तो किसी ने नहीं सोचा था। नीतीश कुमार बिल्कुल। ने तमाम काम किए। हम्म, नीतीश कुमार जातीय आधार पे वोट बैंक से ऊपर रहे, लेकिन हम्म, नीतीश कुमार की जाति बिहार में बच्चे बच्चे को पता थी, और नीतीश कुमार अपनी जाति के प्रति सॉफ्ट है, हम्म, ये बात गांव के कस्बों तक कही जाती थी। बिल्कुल, बावजूद बिल्कुल। नीतीश कुमार एक्सेप्टेबल थे। हम्म, ये कारण है कि बिहार की राजनीति को जाति से उठाकर हम्म, धर्म के ऊपर लेकर आना, ये एक बड़ी जी। चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बड़ी चुनौती इसलिए भी है हम्म, क्योंकि जब आप पहली चीज की नीतीश कुमार कहां से शुरू करते थे वो देखिए। हम्म, नीतीश कुमार शुरू करते थे एक एग्जाम में, कोई विद्यार्थी होता है जो गेस्ट पेपर पढ़ के जाता है, आपने देखा होगा जी, लास्ट में जी, जो बिल्कुल। लाल पीली किताबें बिकती है ना एग्जाम के हाँ, पहले। हाँ, हाँ। और एक होता है जो पूरा का पूरा सिलेबस साल भर पढ़ता है, 2 ही घंटा पढ़ता है रोज, लेकिन साल भर पढ़ता है। हम्म, 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 जो साल भर पढ़ता है वो 100 नंबर के क्वेश्चन में 100 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। हम्म, जो गेस्ट पेपर पढ़ के जाता है वो इस चीज पर फोकस करता है कि हमें किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हम्म, अगर कोई आपको नीट का पेपर, जो पहले सीबीएसई पीएमटी बोलते थे, उसको जी, देने जी। जा रहा है, वो क्या करता है, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी देखता है कि इस सेक्शन से 30-35 क्वेश्चन होते हैं, इसी को उठाओ, हम्म, हम्म, बायो वाले सेक्शन का मैक्सिमम एरिया कवर हो जाएगा। कोई हम्म, जेनेटिक्स उठा लेता है कि यहाँ से भी 5-10 होते हैं। बिल्कुल इस जी। तरह से हम्म, बीजेपी की स्थिति गेस्ट पेपर वाले विद्यार्थी की है। बीजेपी पहले दिन से शुरू करती है कि हमें हम्म, जो 32% एमवाई आबादी है, उसमें हम हम्म, 2% से ज्यादा के 2% वाई से ज्यादा के दावेदार नहीं है, 30% हमारे विरोध में खड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी उसे 70 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करके उसे फर्स्ट डिवीजन लाना है, 60% लाना है।
ये है ये बीजेपी, कोशिश बीजेपी की होती है। ये है बीजेपी, नीतीश बिल्कुल। कुमार के लिए कोई अछूत नहीं है, हर हम्म सेक्शन से वो 2 क्वेश्चन छूना चाहते हैं, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। बीजेपी के वोटर हो, बीजेपी के समर्थक हो या बीजेपी के विरोधी हो, उनमें हम्म से भी वो वोट चाहते हैं। हम्म राजद के समर्थक हो या राजद के विरोधी हो, उनमें से भी वो वोट चाहते उनमें हैं। से भी वोट चाहते हैं जी। और जो उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, आप देखिए, आप हम्म बिहार चुनाव को कवर कर रही थी, एक दूसरे चैनल के बिल्कुल साथ में बिल्कुल कवर कर रही थी, बिल्कुल। हम्म और आपने देखा होगा कि जेडीयू जिन 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, हम्म वहां माइनॉरिटी बहुत एग्रेसिव होकर के एनडीए के खिलाफ पोलिंग नहीं कर रही थी, हम्म। और खास करके महिलाओं के वोट किधर जा रहे थे, ये जब सबको ईवीएम पता है। खुला तब पता चला जी कि जी जी। जेडीयू वाली सीटों पर जहां माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाके हम्म थे, वहां हम्म जेडीयू को इतनी बड़ी संख्या में वोट मिले, और सीटों के बावजूद बीजेपी को उतने वोट नहीं मिले हैं, लोजपा को नहीं मिले हम्म हैं। हम्म। तो ये जनता दल यूनाइटेड थी, सब्जियों में टमाटर की तरह की हम्म हर सब्जी में डाल दी जाए, आलू मटर की बिल्कुल सब्जी हो, बैगन की सब्जी हो, हर जगह इस्तेमाल हो जाए। बिल्कुल। वो स्थिति जेडीयू की इसीलिए थी। कहा जाता है कि नीतीश सबके हैं, नीतीश सबके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अभिषेक जी। यानी कि अब थोड़े पल का इंतजार और है, और उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सब कुछ साफ हो जाएगा कि बिहार में आगे क्या कुछ होने जा रहा है और बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।